एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। ओके, और हमने अभी तक पार्ट 1 से लेकर 4 तक के सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। ओके, चलिए इस लेसन को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, तो इस चैप्टर में हम यही समझ रहे होंगे कि दक्षिण एशिया क्या है, इसमें कौन कौन से देश जो है वो शामिल है तथा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में ही आज के इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे। आपको वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहले तो हम ये करेंगे कि दक्षिण एशिया में होता क्या है ये और इसमें कौन से देश शामिल है। सेकेंड टॉपिक दक्षिण एशिया की क्या क्या विशेषता है, और थर्ड टॉपिक की इनकी यहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है, जो भी देश इसमें शामिल है वो किस सिस्टम से, किस पॉलिटिकल सिस्टम से काम कर रहे हैं। ओके, तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए इसको पूरा देखना। अब देखो समकालीन दक्षिण एशिया, जो ये आप मैप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर, यही है दक्षिण एशिया। यानी कि आपने सुना होगा पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, जिसमें से एक महाद्वीप का नाम है एशिया, और उसी महाद्वीप का ये दक्षिणी हिस्सा है, और इसी दक्षिणी हिस्से को दक्षिण एशिया का नाम दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे ये सारे देश ही क्या है, दक्षिण एशिया है। देखो अच्छे से समझते हैं क्या है दक्षिण एशिया, यही हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है। तो देखो दक्षिण एशिया के अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे 7 देश शामिल है। यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिणी हिस्सों में जो 7 देश है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 7 देशों को दक्षिण एशिया का नाम दिया गया है। यह भौगोलिक दृष्टि से एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यानी कि ये जो 7 देश है ये कहाँ स्थित है, भूगोल के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से पृथ्वी के एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिण एशिया। इसीलिए इस इलाके को दक्षिण एशिया कहा जाता है। आई होप आपको दक्षिण एशिया समझ आया होगा। क्या है दक्षिण एशिया, तो 7 देशों का ऐसा इलाका जो कि एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, इन सभी देशों को दक्षिण एशिया कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 2 अंक में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखना और यही 3 पॉइंट लिख देने हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप आपको क्या है दक्षिण एशिया इस डन हो गया होगा। अब चलो इस दक्षिण एशिया की विशेषताओं को देख लेते हैं कि इस दक्षिण एशिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो दक्षिण एशिया की निम्नलिखित विशेषता है। सबसे पहली जो विशेषता है वो है दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव शामिल है। साथ ही कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो पहली विशेषता तो आपको यही बता देनी है जो इसकी डेफिनेशन होती है कि इसमें ये देश शामिल है। ओके, और साथ में कभी कभी क्या हो जाता है, इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों को भी शामिल कर लिया जाता है। तो बस पहली विशेषता तो आपको यही बता देनी है। अब देखो ध्यान से दूसरी विशेषता, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भावना, शत्रुता, आशा, निराशा एवं पारस्परिक संबंध, यहाँ संघ की जगह आएंगे संबंध, साथ साथ या विश्वास बसते हैं, एक साथ बसते हैं। ओके, तो देखो ये जो क्षेत्र है ना वो ऐसा ही है। आप देख सकते हो भारत पाकिस्तान में झगड़े होते हैं, भारत पाकिस्तान के झगड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है, शत्रुता भी है, सद्भावना भी होती है। बहुत बार भारत पाकिस्तान में सद्भावना हो जाती है। यहाँ पर देखो भूटान से कभी कभी रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान को ही देख लो, दोनों एक है फिर भी वहाँ पर शत्रुता है, और अब स्थिति सद्भावना की बन चुकी है। तो सारे देशों के एक दूसरे से झगड़े के साथ साथ सद्भावनाएं भी है। तो ऐसी कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा आपको सिर्फ दक्षिण एशिया में देखने को मिलेगा। तो ये इनकी खास विशेषता है दूसरी। ओके, तो आई होप आप दूसरी विशेषता समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भावना, शत्रुता, आशा, निराशा एक साथ बसते हैं। ओके, एक साथ बसते हैं, तो ये यहाँ की दूसरी विशेषता। अब तीसरी विशेषता, दक्षिण एशिया के उत्तर व दक्षिण में क्रमशः हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा हिंद महासागर स्थित है। क्या कहा गया है, दक्षिण एशिया के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में
हिंद महासागर स्थित है। अभी मैंने जो आपको मैप बताया था ना, अभी आप यहाँ पर आगे एक मैप देखोगे, देखो ये जो आप मैप देख रहे हो ये हमारा उत्तरी इलाका है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ओके। और यहाँ पे आप अगर नीचे की साइड आओगे दक्षिणी हिस्से में, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप हिंद महासागर देखोगे, ओके। तो ये इसकी दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता है कि उत्तर में आपको हिमालय पर्वत और दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, ओके। अब देखते हैं इसकी चौथी विशेषता। चौथी है दक्षिण एशिया के पूर्व व पश्चिम में, सॉरी यहाँ पर पक्षी गलत है, पश्चिम में क्रमशः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर स्थित है। देखो मैप में देखो, ये जो हमारा पूरा दक्षिण एशिया है, तो यहाँ पर पूर्व में आपको और पश्चिम में दो चीज़ें दिखेगी, एक तो बंगाल की खाड़ी दिखेगी और एक अरब सागर दिखेगा, ओके। तो ये यहाँ की चौथी मुख्य विशेषता है, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसकी, देखो पहली विशेषता तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगी कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। दूसरा आपको बताना है ये एक एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ शत्रुता, सद्भावना, मित्रता और आशा निराशा एक साथ बसते हैं। तीसरी आपको दक्षिण एशिया के भौगोलिक दृष्टि से समझ आ जाएगा कि उत्तर में इसके हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी मिलेगी आपको और अरब सागर में क्या मिल जाएगा हमको, पश्चिम के इलाके में अरब सागर मिल जाएगा। तो ये इसकी 4 विशेषता हो गई। अब देखो पांचवी विशेषता है इसकी, दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधता से भरा पूरा क्षेत्र है। यहाँ भाषाई, सांस्कृतिक व सामाजिक विविधता है। यानी कि आप देखो ये जो पूरा इलाका है ना, ये बिल्कुल विविधता वाला है। आप देखोगे तो आप अगर हिंदुस्तान में देखोगे तो आपको हिंदू धर्म से जुड़े लोग दिखेंगे, उनकी अलग बोली है। आप हिंदुस्तान में अलग अलग देखोगे, पंजाबी, कुछ मुस्लिम समुदाय दिखेंगे। फिर आप पाकिस्तान की ओर जाओगे तो इस्लाम को मानने वाले लोग दिख जाएंगे। आप भूटान की तरफ, नेपाल की तरफ जाओगे तो और अलग तरीके के आपको लोग देखने को मिलेंगे। आप श्रीलंका में जाओगे तो आपको सिंघली समुदाय के लोग देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सब में क्या है, विविधता है, सब अलग अलग तरह के लोग हैं, सबका पहनावा अलग है, सबकी बोली अलग है। तो ये क्या है, विविधता से भरा पूरा एक क्षेत्र है। यहाँ पर अनेक तरह की भाषा बोली जाती है, यहाँ का समाज अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है और विविधता भी अलग अलग है। सब कुछ मतलब डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है दक्षिण एशिया में। तो ये क्या हो गई, ये इसकी 5वीं विशेषता हो गई। सो आई होप आपको ये सारी विशेषताएं समझ आई होगी। एक एक करके हम इन्हें रिकॉल कर लेते हैं। देखो सबसे पहली विशेषता, भैया इसमें ये देश शामिल है। फिर सेकेंड, भैया यहाँ पर सद्भावना और शत्रुता, आशा निराशा सारी चीज़ें एक साथ बसती है। तीसरी, उत्तर और दक्षिण में हिमालय पर्वत और हिंद महासागर है। उसके बाद दक्षिण एशिया के पूर्व पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर देखने को मिलेगा। और उसके बाद दक्षिण एशिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है, विविधताओं से भरा पूरा हुआ है। हर इलाके में अलग अलग धर्म, समुदाय, भाषा, पहनने का ढंग, आचार विचार में काफ़ी भिन्नता है। तो ये काफ़ी हमें यहाँ पर विविधताएं देखने को मिलती है। तो ये 5 मेन विशेषताएं थी दक्षिण एशिया की। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्सों में, हो सकता है 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया की विशेषताएं बताइए, तो आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से लिख देने हैं। सो आई होप आपको दक्षिण एशिया की 5 विशेषताएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली में भिन्नता, यानी कि जो दक्षिण एशियाई देशों है उनकी राजनीतिक प्रणाली में किस तरीके से भिन्नता है। यानी कि जो श्रीलंका है वहाँ किस तरीके का सिस्टम चलता है, किस तरीके से वो देश चला रहे हैं वहाँ की लोग। और फिर हम देखेंगे कि भूटान में कैसे चलता है, पाकिस्तान में कैसे चलता है, और क्या इन सब में एक जैसा है या फिर भिन्नता है, इसके बारे में अभी हम कवर कर रहे होंगे। तो देखो दक्षिण एशिया के 2 देश भारत और श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर देश को चला रहे हैं। यानी कि आप देखो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से हमारे देश में कैसा शासन है, लोकतांत्रिक है। यानी कि जनता के द्वारा जो हमारे नेता होते हैं उनको चुना जाता है और फिर वो क्या करते हैं, प्रशासन को संभालते हैं। तो सेम टू सेम श्रीलंका में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2 देशों में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो आज़ादी से ही है। उसके बाद दक्षिण एशिया के और 2 देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व सैनिक दोनों प्रकार के शासन समय समय पर कायम रहते हैं। अभी वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन का स्थापित है या कायम है। देखो पाकिस्तान ऐसा इलाका है कि कभी यहाँ पर लोकतंत्र यानी कि जनता द्वारा जो लोग चुने जाते हैं ना वो शासन करते हैं, और कभी कभी जो सेना में जनरल या कमांडर होते हैं ना वो शासन करते हैं। और कुछ बांग्लादेश का हाल भी ऐसा ही है, ओके। तो ये चीज़ें वहाँ पर होती रहती है, कभी सैन्य शासन आ जाता है वहाँ पर तो कभी लोकतांत्रिक शासन आ जाता है, और यहाँ तक कि अभी वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन स्थापित है। अब देखो
तीसरा है नेपाल। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। 2008 में राजतंत्र को समाप्त कर नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। यानी कि 2008 से पहले वहाँ पर राजा रहता था, पर वो किस तरीके से काम करता था? संविधान के अनुसार, संवैधानिक तौर पर। फिर 2008 में क्या हुआ? राजतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया और लोकतांत्रिक यानी कि जनता का हक से देश चलने लगा। जनता के निर्वाचित नेता के द्वारा देश को वो नेता चलाने लगे। ओके, तो ये यहाँ की जो नेपाल है वहाँ की राजनीतिक प्रणाली है। तो अभी तक हमने कितने देश कवर कर लिए? भारत और श्रीलंका 2, पाकिस्तान और बांग्लादेश 4 और यहाँ पर नेपाल 5 देशों की राजनीतिक प्रणाली हमने समझ ली। उसके बाद हमारा जो छठा देश है वो है भूटान। तो भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है। राजा के नेतृत्व में यहाँ बहुदलीय पार्टी से लोकतंत्र स्थापित है। आप देखो, आप गूगल पे सर्च करना भूटान की रानी, प्रिंसेस, किंग, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा। वो लोग आज भी है ना, और आप कमेंट में बताना कि उसका नाम क्या है। ओके, तो भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है। राजा का शासन है पर संविधान के हिसाब से चलता है और राजा के नेतृत्व में, जो राजा रहता है उसी के नेतृत्व में क्या होता है? बहुदलीय पार्टी से लोकतंत्र स्थापित है। तो यहाँ पे राजतंत्र है और वो लोकतंत्र के हिसाब से स्थापित है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाहती हूँ। उसके बाद हमारा आखिरी देश रहेगा मालदीव। तो मालदीव में 1968 तक सल्तनत थी। जैसे कि आपने हमारे यहाँ भी जब अकबर और ये सारे लोग आए थे, बाबर वगैरह, तो क्या थी? सल्तनत ही तो चलती थी। तो वहाँ पर सल्तनत चलती थी। फिर 1968 में सल्तनत को समाप्त कर एक गणराज्य के रूप में शासन की अध्यक्षतात्मक प्रणाली को स्वीकार किया गया। यानी कि यहाँ पर 1968 के बाद सल्तनत को खत्म कर दिया गया और गणराज्य तरीके से आज देश यहाँ का चल रहा है, मालदीव। तो ये थी दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक प्रणाली और आप ही देख सकते हो इनमें विभिन्नता है, पर कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो सब में थोड़ी थोड़ी है, वो है लोकतंत्र। देखो, भारत और श्रीलंका में भी क्या है? लोकतंत्र है। एशिया और बांग्लादेश में क्या है? भले ही सैनिक शासन है पर वापस क्या हो जाता है? लोकतंत्र आ ही जाता है। नेपाल में भले ही पहले संवैधानिक राजतंत्र था पर बाद में लोकतंत्र हो गया। भूटान में देख लो आप, राजतंत्र है, अभी भी है, पर वहाँ पर भी क्या है? बहुदलीय पार्टी से लोकतंत्र कायम है। और मालदीव में देख लो, यहाँ पर भी गणराज्य बन चुका है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन देशों में लोकतंत्र सबसे ज़्यादा आगे है। और इसी के लिए क्या किया गया था? एक सर्वे भी कराया गया था। उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी, पर अभी आपको ये सारी 5 पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन के आता है कि दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक प्रणाली में भिन्नता है, समझाइए कैसे। तो आपको ये सारे पॉइंट वहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलिए एक सर्वे को देखते हैं जो ये बताएगा कि इन सारे देशों में सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी गई थी ना इन देशों ने, वो लोकतंत्र को दी थी। चलो देखो, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला है। देखो मिला जुला है, अभी हमने देखा भले सैनिक शासन था पाकिस्तान और बांग्लादेश में, पर वापस क्या हो गया? लोकतंत्र शासन। तो इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल में ही एक सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे करवाया गया इस इलाके के 5 बड़े देशों में। अब देखो, लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता मिली। यानी कि जब सर्वे करवाया गया ना, तो क्या हुआ? देखो, सर्वे करवाने के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र को बेहतर बताया गया। आप ही यहाँ पर देख लीजिए, ये इतना जो इलाका है ना, वो लोकतंत्र के लिए, मतलब इतने हिस्से को लोकतंत्र ने मान्यता दी कि हाँ लोकतंत्र होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र को हर किसी ने सहमत हुए लोकतंत्र से। और आप भारत में देख लो, 70% जो थे लोगों का कहना था कि लोकतंत्र होना चाहिए। नेपाल में 62%, पाकिस्तान में 37% और श्रीलंका में 71% कहा गया कि लोकतंत्र होना चाहिए। और किसी में तानाशाही को कहा, और किसको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी शासन हो। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ जो समझ में आए वो कि लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखा गया, सबसे बेहतर माना गया सारे देशों ने। ओके, सारे देशों का अगर आप आंकड़ा कंपेयर करोगे, बस पाकिस्तान को छोड़कर आप देखो, पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर बाकी देश हैं उनको फ़र्क पड़ता है और वो लोकतंत्र ही कायम करना चाहते हैं। तो ये सर्वे क्यों बताया गया? ये हमें ये बताने के लिए कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है किसी भी देश को चलाने के लिए। सो आई होप आज का यहाँ से इस सर्वे से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना कि सर्वे से कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। बस आपको जो मैंने आज 3 क्वेश्चन बताए ने, सबसे पहले आप ये अच्छे से प्रिपेयर करना कि समकालीन दक्षिण एशिया क्या
क्या है, इसमें कौन कौन से देश है। सेकेंड, आप ये प्रिपेयर करना कि समकालीन दक्षिण एशिया की क्या क्या विशेषता है, मैंने आपको समझाया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है कि समकालीन दक्षिण एशिया जो है ना, उसमें ये जो भी राजनीतिक प्रणाली चलती है वो किस तरीके की है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये 3 ही मेन टॉपिक थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे और यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।